बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इससे पहले आप इस कहानी की 92 एक साथ सुन चुके हैं और अब किस नंबर 93 मुलाहिज़ा फरमाएं। इंस्पेक्टर उस्मान का फ़ोन है। उसने शारिक की तरफ देखते हुए कहा, मैंने उसे बताया कि तुम यहाँ मौजूद हो, वो तुमसे कोई अहम बात करना चाहता है। कोई अहम बात ही होगी वरना वो इस वक्त फ़ोन ना करता। शारिक कहते हुए फ़ोन वाले कमरे में आ गया और फ़ोन का रिसीवर उठाकर कान से लगा लिया। हेलो उस्मान, खैरियत? इस वक्त कैसे फ़ोन किया? कोई ख़ास बात है? हाँ, बहुत ही अहम इतला है। अच्छा हुआ तुम यहाँ मिल गए। रिसीवर पर इंस्पेक्टर उस्मान की आवाज़ सुनाई दी। थोड़ी देर पहले तुमने हाजी के 2 आदमी को कत्ल करके उनकी लाशें हाजी के घर के करीब ही फेंकवाई हैं। उन 2 आदमियों को मैंने या मेरे किसी आदमी ने नहीं बल्कि हाजी के एक आदमी ने कत्ल किया है। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? शारिक बोला। इत्तफाक से मैं उस वक्त हाजी की कोठी में मौजूद था। उस्मान ने कहा। तुम हाजी की कोठी में? शारिक के लहजे में हैरत थी। हाँ, इंस्पेक्टर उस्मान ने कहा, मैं दरअसल हाजी से मिलकर उसे ये तासर देना चाहता था कि मैंने उसके खिलाफ जो कुछ किया था वो मेरी गलती थी। माफी तलाफी से मामला खत्म हो जाए तो बेहतर है। इसके अलावा कुछ सुनगुन भी लेना थी। मैं हाजी से बातें कर रहा था कि उन लाशों के बारे में इतला मिली जो एक गली के 2 ज़ेरे तामीर मकानों में फेंकी गई थी। हाजी के गनमैन ने एक रिक्शे को उस गली से निकलते हुए देखा था। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगा, हाजी के उसी गनमैन का कहना है कि शाम 8 बजे के करीब तारा कोठी से 2 आदमी को साथ ले गया था। उसने कुछ बताया नहीं था कि वो कहाँ जा रहा है। बाद में जब उन दोनों की लाशें मिली तो भाग दौड़ शुरू हुई। मोड़ पर हलवाई के एक मुलाजिम लड़के ने ये इंकिशाफ किया कि तारा ने उसे किसी आदमी के पीछे भेजा था जो उसके घर का पता मालूम करके आया था। हाजी को सारी रिपोर्ट मिल चुकी है। वो लड़का भी इस वक्त हाजी के पास है और हाजी को शुबा ही नहीं बल्कि यकीन है कि तुम खुद भी वहाँ मौजूद हो। हाजी के आदमी वहाँ पहुँचने वाले हैं। वो लड़का भी उनके साथ है जो तुम्हारे उस ठिकाने की निशानदेही करेगा। तुम कहाँ से बोल रहे हो? शारिक ने उसके खामोश होने पर पूछा। हाजी की कोठी से तकरीबन 1 फरलांग दूर अपने एक दोस्त के मकान से, उस्मान ने जवाब दिया। उस वक्त हाजी अपने आदमी को जमा कर रहा था। मैं वहां से आ गया था ताकि किसी तरह तुम्हें इतला दे सकूं। शुक्रिया उस्मान, शारिक बोला। क्या हाजी इस वक्त कोठी में मौजूद है? हाँ, वो कोठी ही में है, उस्मान ने जवाब दिया। ठीक है, मैं बाद में किसी वक्त तुमसे रब्ता करूंगा, शारिक ने कहते हुए फोन बंद कर दिया और दूसरे कमरे में आकर अपने साथियों को सूरत-ए-हाल से आगाह करने लगा। शारिक बाबू, जफरी ने कहा, तुम समीना बीबी और शाह परी को लेकर यहाँ से निकल जाओ, हम इन लोगों से निमट लेंगे। अगर उनकी तादाद ज्यादा हुई तो? शारिक बोला। तुम इसकी फिक्र मत करो, वो पूरी फौज भी लेकर आए ना तो हम पर काबू नहीं पा सकेंगे, जफरी ने कहा। बस तुम इन दोनों को लेकर निकल जाओ। ठीक है, अगर यहाँ से निकल सको तो गुलबर्ग आ जाना। शारिक ने उन्हें गुलबर्ग वाली कोठी का पता समझा दिया। उसने अचानक ही करीब खड़े हुए तारा की कनपटी पर जोरदार घूंसा मार दिया। वो कराता हुआ नीचे गिरा। वो एक ही घूंसे में बेहोश हो गया था। जफरी और कदीर ने बेहोश तारा को उठाकर रिक्शे की पिछली सीट पर बिठा दिया। समीना और शाह परी उसके दाएं बाएं बैठ गई। सीट छोटी थी लेकिन उन्होंने अपने आप को किसी तरह एडजस्ट कर ही लिया था। वो दोनों तारा को लेकर दरमियान में इस तरह बैठी थी जैसे वो बीमार हो। शारिक ने अपनी सीट पर बैठकर रिक्शा स्टार्ट कर दिया। कदीर ने जल्दी से गेट खोल दिया। शारिक ने रिक्शा गेट से निकालकर गली में दाईं तरफ मोड़ दिया। वो मेन रोड पर आने की बजाय गली हुई गलियों में निकलना चाहता था। शारिक का रिक्शा कुछ आगे जाकर दाईं तरफ एक गली में मुड़ा ही था कि मेन रोड से एक कार उस गली में दाखिल हुई। उस कार में 5 आदमी थे। एक स्टीयरिंग के सामने, दूसरा उसके साथ वाली सीट पर और 3 आदमी पीछे बैठे हुए थे। ये हाजी के गुर्गे थे और इन सब के पास क्लाशनकोफ राइफलें थी। ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए शख्स ने अपने आदमियों को इशारा किया। वो लोग कार से उतर गए। ड्राइवर ने कार कुछ आगे जाकर रोक ली और इंजन बंद करके नीचे उतर आया। उसके हाथ में भी क्लाशनकोफ राइफल थी। गली में गहरी तारीकी थी। उनमें से एक ने अपने साथियों को इशारा किया और खुद मकान की दीवार पर चढ़ गया। वो दीवार पर अभी पूरी तरह संभल भी ना सका था कि मकान के अंदर से फायरिंग शुरू हो गई। कई गोलियां उस शख्स को लगी और वो चीखता वो गली में गिर गया। वो कीचड़ में बुरी तरह तड़प रहा था। उसके बाकी साथी इधर उधर फैल गए। दूसरे मकान की दीवार भी आते की तरह थी। 2 आदमी उस दीवार पर चढ़ गए। अंदर से फिर फायरिंग शुरू हुई। उनमें से एक चीखता हुआ दीवार से गिर गया। उसका जिस्म छिलनी हो गया था। जफरी, पप्पू, कदीर ने अपनी पोजीशनें संभाल रखी थी। उन्होंने हमला आवरों पर गोलियों की बारिश कर दी थी। इसी दौरान हमलावर अगरचे ढेर हो चुके थे लेकिन बाकी 3 आदमियों ने पोजीशनें लेकर फायरिंग शुरू कर दी थी। तकरीबन 10 मिनट तक दोनों तरफ से शदीद फायरिंग होती रही। फिर जफरी अपनी कमीगाह से निकलकर आगे वाले मकान की छत पर कूद गया और दीवार पर चढ़कर बड़ी आहिस्दगी से गली में आ गया। चंद गज आगे वो कार खड़ी थी जिस पर हमलावर आए थे। जफरी उस कार की आड़ लेता हुआ सामने वाले मकान की दीवार पर चढ़कर अंदर कूद गया। हमलावर सामने वाले मकान की छत से फायरिंग कर रहे थे। जफरी ने उनसे निपटने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगाई थी। वो मकान का सेन अबूर करते हुए सीढ़ियों पर चढ़ता हुआ छत पर आ गया और मुतजस्सिस नजरों से इधर उधर देखने लगा। कदीर के मकान के ऐन सामने वाले मकान की छत पर 2 हमलावर नजर आ गए। वो मुंडीर की आड़ से कदीर के मकान पर फायरिंग कर रहे थे।
जफरी एहतियात से चलता हुआ ऐसी जगह पर आ गया जहां से वो उन दोनों को जद पर ले सकता था। वो तीसरे की तलाश में था जो अभी तक उसकी नजरों में नहीं आया था। जफरी बड़ी एहतियात से चल रहा था। छत पर तेल या घी का एक खाली डिब्बा पड़ा हुआ था। जफरी के पैर की ठोकर लगने से वो डिब्बा पुरशोर आवाज के साथ लड़खड़ाता हुआ दूर तक चला गया। डिब्बे की खड़खड़ाहट की आवाज सुनकर फायरिंग करने वाले दोनों आदमी चौंके थे। वो दोनों बड़ी तेजी से पीछे मुड़े, लेकिन इससे पहले कि वो कोई कार्रवाई कर सकते, जफरी की राइफल का दाना खुल गया। गोलियों ने उन दोनों को छिलनी कर दिया था। तीसरा हमलावर जो जफरी की नजरों में नहीं आ सका था, चंद गज आगे एक दीवार की आड़ में खड़ा था। उसने दीवार की आड़ से निकलकर जफरी पर फायरिंग शुरू कर दी। जफरी बड़ी फुर्ती से नीचे गिर गया। लातादाद गोलियां उसके सर के ऊपर से गुजर गई थी। अगर उसे नीचे गिरने में एक लम्हे की भी ताखीर हो जाती तो ये सारी गोलियां उसके जिस्म में पेवस्त हो जाती। नीचे गिरने के साथ ही उसने राइफल का ट्रैगर भी दबा दिया। हमलावर दीवार के करीब खड़ा था। जफरी की राइफल से निकलने वाली गोलियां उसके जिस्म में पेवस्त हो गई और वो चीखता हुआ ढेर हो गया। जफरी ने उंगली ट्राइगर से हटा ली। दूसरी तरफ कदीर और पप्पू ने भी फायरिंग रोक दी थी। फिजा पर एकदम सन्नाटा तारी हो गया। जफरी छत पर लेटा रहा। कई सेकंड गुजर गए। सन्नाटा फिर भी कायम था। वो अपनी जगह से उठकर आगे आ गया। उसने वो तीनों लाशें देख ली। वो इधर उधर देखता हुआ मोहतात अंदाज में आगे चलता रहा, लेकिन किसी तरफ से कोई फायर नहीं हुआ। उसे समझने में देर न लगी कि तमाम के तमाम हमलावर खत्म हो चुके हैं। और ठीक उसी वक्त दूर कहीं से पुलिस सायरन की आवाजें सुनाई दी। हाजी के आदमियों ने यह हमला तयशुदा प्रोग्राम के तहत किया था और ऐन मुमकिन है हाजी ने पुलिस को भी बता दिया हो कि शारिक या उसके साथी कहाँ छुपे हुए हैं, और यकीनन पुलिस इसी तरफ आ रही थी। कदीर, पप्पू, जफरी चीखा, मकान से बाहर निकलो, जल्दी करो। वो खुद भी सीढ़ियों पर दौड़ता हुआ नीचे आ गया और फिर दीवार फांद कर गली में पहुंच गया। उसी वक्त कदीर और पप्पू भी अपने मकान से बाहर आ गए। उस तरफ वो उनकी कार खड़ी है। जफरी चीखता हुआ कार की तरफ दौड़ा। वो दोनों भी उसी तरफ दौड़े थे। पप्पू का पैर कीचड़ में फिसल गया और वो धड़ाम से पुश्त के बल नीचे गिरा। कदीर ने सहारा देकर उसे उठाया। इसी दौरान जफरी कार के करीब पहुंच चुका था। कार की इग्निशन में चाबी मौजूद थी। जफरी ने बैठकर इंजन स्टार्ट किया और ठीक उसी वक्त पुलिस की गाड़ी सायरन बजाती हुई गली में दाखिल हुई। कदीर और पप्पू भी अपनी अपनी तरफ के दरवाजे खोलकर कार में बैठ चुके थे। कीचड़ और पानी की वजह से गली में दाखिल होती हुई पुलिस की गाड़ी की रफ्तार कम थी। पुलिस वालों ने उन्हें देख लिया था। उन्होंने फौरन ही फायर खोल दिया। एक दो गोलियां कार की डिक्की में लगी और एक गोली पिछली विंड स्क्रीन को तोड़कर अगली विंड स्क्रीन तोड़ती हुई निकल गई। वो तीनों बड़ी फुर्ती से नीचे झुक गए। पप्पू ने अपनी पोजीशन बदलकर राइफल खिड़की से बाहर निकाली और उसका रुख पीछे की तरफ करके फायर खोल दिया। उसकी कोई गोली अगरचे पुलिस वैन को नहीं लगी थी, लेकिन पुलिस वैन रुक गई। वो लोग गालिबन अपनी जिंदगी को खतरे में नहीं डालना चाहते थे। जफरी ने कार की रफ्तार बढ़ा दी और चंद गज आगे जाकर उसे एक और गली में मोड़ दिया। वो भी शारिक की तरह गली हुई गलियों में निकल जाना चाहता था। शारिक रिक्शे को गली हुई गलियों में घुमाता हुआ मेन रोड पर निकल आया। उस वक्त रात के 11 बज चुके थे। सड़क पर ट्रैफिक बहुत कम था। बारिश की वजह से भी ट्रैफिक कम हो गया था। बहुत से लोग बारिश में अपनी गाड़ियां बाहर निकालना पसंद नहीं करते। समीना और शाहपरी ने बेहोश तारों को अपने दरमियान दबोच रखा था। उन दोनों ने अपने चेहरे नकाबों में छुपा रखे थे। जब वो दोनों शारिक के साथ कोठी से निकली थी तो दोनों ने एहतियातन पिस्तौल अपने अपने लिबास में छुपा लिए थे। इनका ख्याल था कि शायद किसी मौके पर इनकी जरूरत पड़ जाए। शारिक ने भी अपना पिस्तौल शर्ट के नीचे छुपा रखा था, लेकिन अभी तक उन्हें असला इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ी थी। कदीर के डेरे पर जो सूरत सामने आई थी उसके पेश नजर शारिक ने तारा को लेकर वहां से निकल जाना ही मुनासिब समझा था, क्योंकि वह तारा से हाजी के बारे में बहुत सी बातें मालूम कर सकता था। वैसे ये भी अच्छा ही हुआ था कि इंस्पेक्टर उस्मान ने उन्हें बरवक्त खतरे से आगाह कर दिया था। अगर उस्मान से उन्हें इतला ना मिलती तो वो बेखबरी में घेर लिए जाते और यह भी मुमकिन था कि उनकी जिंदगी की आखिरी रात होती। शारिक को जफरी वगैरह की ज्यादा फिक्र नहीं थी। वो लोग होशियार हो चुके थे और हमलावरों का मुकाबला करने के लिए यकीनन तैयार होंगे। नहर वाले मोड़ पर शारिक को ज्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। यहाँ पुलिस ने उन्हें रोका था, लेकिन दो औरतों उनके साथ एक बीमार आदमी को देखकर पुलिस ने उन्हें जाने की इजाजत दे दी थी। लेकिन तकरीबन निस्फ मील का फासला तय करने के बाद शारिक को एक बार फिर रिक्शे की रफ्तार कम करनी पड़ी। ये सड़क बिल्कुल सुनसान और तारीकी में डूबी हुई थी। रिक्शे के हेडलैम्प्स की रोशनी में 3 पुलिस वाले सड़क के ऐन वस्त में खड़े नजर आए। मालूम होता है आज कुछ ज्यादा ही गड़बड़ है, शारिक ने पीछे गर्दन घुमाकर कहा और पुलिस वालों के करीब रिक्शा रोक लिया। क्या बात है सर जी, आज कुछ ज्यादा ही चेकिंग हो रही है, शारिक पुलिस वालों की तरफ देखते हुए बोला और दूसरे ही लम्हे वो चौंक गया। उन 3 पुलिस वालों में एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर था और 2 कांस्टेबल। शारिक ने एएसआई को पहचान लिया था। ये वही नौजवान पुलिस ऑफिसर था जिसने उस रात कसूर की तरफ जाते हुए उन्हें चेक किया था और शारिक उसे हाजी के नाम की धमकी देकर निकल गया था। शहर के लोग कुछ ज्यादा ही खुद मुख्तार हो गए हैं, एक दूसरे को मार मार कर सड़कों पर फेंक रहे हैं, एक कांस्टेबल ने कहा और पिछली सीट की तरफ देखते हुए बोला, आप लोग कौन है बीबी, और ये आदमी बेहोश क्यों है? ये मेरा भाई है जी, बीमार है।
इसे दौरे पड़ते हैं, बेहोश हो गया है, डॉक्टर के पास ले जा रहे हैं, समीना ने जवाब दिया। इसी दौरान एएसआई ने हाथ में पकड़ी हुई टार्च रोशन कर ली। उस वक्त शारिक ने अगरचे मुंह फेर लिया था, लेकिन उसका चेहरा रोशनी में आ गया था। उसके साथ ही एएसआई चीख उठा, ओए तुम! उसने एकदम शारिक पर पिस्तौल तान दिया। तुम तो वही हो जो उस दिन हाजी के नाम पर धोखा देकर भाग गए थे। अब मैंने तुम्हें पहचान लिया है, तुम शारिक हो। हाथ ऊपर उठा लो और खबरदार कोई हरकत मत करना। शारिक के मुंह से बेख्तियार गहरा सांस निकल गया। उसने हाथ ऊपर उठा लिया और फिर ऑफिसर के हुक्म पर रिक्शे से उतर गया। बीबी, आप लोग भी नीचे उतर जाओ, एएसआई ने समीना की तरफ देखते हुए कहा। ये शारिक है, खतरनाक मुजरिम, इसने शहर में कत्लो गारत मचा रखी है। आप लोग रिक्शे से उतरकर इस तरफ खड़ी हो जाएं। फिर अब भाई बेहोश पड़ा है, अगर इसे कुछ हो गया तो फिक्र ना कर बीबी, एएसआई ने कहा। कोई गाड़ी इधर से आती है तो आप लोगों को उसमें बिठा देंगे। समीना और शाहपरी ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर तारा को सीट पर डालकर नीचे उतर गई। दोनों कांस्टेबलों ने भी अपनी अपनी राइफलें शारिक पर तान रखी थी। समीना और शाहपरी उन पुलिस वालों के पीछे चली गई और फिर उन दोनों ने अपने अपने पिस्तौल निकाल लिए। शाहपरी ने दोनों कांस्टेबलों को जद में ले लिया और समीना ने अपना पिस्तौल एएसआई की पूंछ से लगा दिया। तुमने शारिक को तो पहचान लिया, लेकिन ये भूल गए कि इसके साथ समीना भी होती है। उसकी हल्क से गुर्राहट निकली। तुम तीनों अपना असला फेंक दो, वरना कत्लो गारत में समीना भी शारिक से कम नहीं है। एएसआई ने कांस्टेबलों की तरफ देखा, फिर अपना रिवॉल्वर फेंक दिया। कांस्टेबलों ने भी राइफलें फेंक दी। शारिक ने कमीज के नीचे से अपना पिस्तौल निकाल लिया। तुम अक्लमंद हो, वो एएसआई की तरफ देखते हुए मुस्कुराया। अब तुम तीनों उस गली में दौड़ते चले जाओ, अगर मुड़कर देखा या कहीं रुके तो शूट कर दिए जाओगे। एएसआई दोनों कांस्टेबल वाकई अक्लमंद थे। उन्होंने शारिक के हुक्म की तामील में एक लम्हे की भी ताखीर नहीं की और मुड़कर कोठियों के दरमियान एक गली में दौड़ते चले गए। चलो रिक्शे में बैठो, जल्दी करो। शारिक पिस्तौल कमीज के नीचे उड़ता हुआ अपनी सीट पर बैठ गया और रिक्शा स्टार्ट कर दिया। समीना और शाहपरी ने एएसआई का रिवॉल्वर और दोनों कांस्टेबलों की राइफलें उठाई और रिक्शे में बैठ गई। तारा को उन्होंने अपने बीच में दबा लिया। रिक्शा एकदम हरकत में आ गया। उसी वक्त पीछे से किसी गाड़ी के हेडलैम्प्स की रोशनी चमकी थी। शारिक रिक्शे की रफ्तार बढ़ाता गया। वो गाड़ी भी तेज रफ्तारी से करीब आ रही थी और बिलाकर उनके बराबर पहुंचकर उसकी रफ्तार कम हो गई। शारिक के दिल की धड़कन तेज हो गई। वो पुलिस की गाड़ी थी। समीना और शाहपरी भी होशियार हो गईं। उन्होंने राइफलें पैरों के करीब डालकर चादर और बुरके का पल्लू इस तरह फैला दिया कि राइफलें छुप गई। ठीक उसी वक्त तारा भी कसमसाने लगा। वो शायद होश में आ रहा था। समीना बदहवास हो गई, लेकिन उसने फौरन ही अपने आप पर काबू पा लिया और तारा को अपने साथ लिपटा कर एक हाथ से उसका मुंह सख्ती से दबा दिया। शाहपरी के दिल की कैफियत भी खासी उद्दर थी। उसने तारा के दोनों हाथ पकड़ रखे थे। शारिक का ख्याल था कि पुलिस वैन उन्हें रोकेगी। उसने अपने आप को हर किस्म की सूरत से निपटने के लिए तैयार कर लिया, लेकिन पुलिस वैन रुकी नहीं। उनके बराबर पहुंचकर उसकी रफ्तार कम हुई थी। ये वही वैन थी जिसने नहर के पुल के करीब उन्हें रोका था। वैन में बैठे हुए पुलिस वाले उन्होंने पहचान लिया था कि ये वही खवातीन थी जो मरीज को लिए जा रही थी। अभी तक किसी डॉक्टर के पास नहीं पहुंचे? वैन की अगली सीट पर बैठे हुए सब इंस्पेक्टर ने शारिक की तरफ देखते हुए कहा। रिक्शा खराब हो गया था जी, शारिक ने जवाब दिया। मैं एक डॉक्टर को जानता हूँ जी, उसकी दुकान लिबर्टी में सारी रात खुली रहती है। जल्दी लेकर जाओ, ऐसा ना हो मरीज रास्ते ही में खत्म हो जाए, सब इंस्पेक्टर ने कहा। और उसके साथ ही वैन की रफ्तार तेज हो गई। शारिक के मुंह से इत्मीनान का सांस निकल गया। अगर पुलिस की ये वैन सिर्फ 2 मिनट पहले आ जाती तो इनका बचना मुश्किल हो जाता। पुलिस वैन आगे जाकर दाईं तरफ वाली सड़क पर मुड़ गई। शारिक ने रिक्शा बाईं तरफ एक गली में घुमा दिया और फिर गलियों ही गलियों में होता हुआ तय खाने वाली कोठी पर पहुंच गया। शारिक ने रिक्शा कंपाउंड में खड़ा करने की बजाय गैराज में कार के पीछे खड़ा करके गेट बंद कर दिया था। वो गैराज के अंदरूनी दरवाजे से कमरे में आ गए। तारा पूरी तरह होश में नहीं आया था। शारिक उसे कंधे पर लाद कर कमरे में लाया। समीना ने मोमबत्तियां वगैरह तलाश करके रोशनी की। शारिक ने अपना पिस्तौल निकाल लिया था और तारा को जद पर ले रखा था जो फर्श पर पड़ा हुआ था। थोड़ी देर बाद तारा के आवाज बहाल हुए। वो खौफजदा सी नजरों से इधर उधर देख रहा था। फिर वो शारिक के कदमों पर गिर गया। मेरा कोई कसूर नहीं शारिक बाबू, वो खौफजदा लहजे में बोला। मैं तो खुद तुम्हारे पास आना चाहता था। मैंने जफरी को भी यही कहा था। जो शख्स दौलत के लालच में अपने पुराने मालिक को छोड़कर किसी दूसरे के साथ मिलना चाहे तो उसकी नीयत पर भरोसा नहीं किया जा सकता, शारिक ने कहा। नहीं शारिक बाबू, तारा ने कहा। मैं सच कहता हूँ शारिक बाबू, मुझे कोई लालच नहीं था। मैं तो बहुत अरसे से तुम्हारे पास आना चाहता था। हाजी बहुत जालिम आदमी है। उसने तुम्हारी माँ और बहन के साथ जो कुछ किया उस पर मुझे बहुत दुख था। उसी वक्त से मेरे दिल में हाजी के खिलाफ नफरत पैदा हो गई थी। अगर तुम मेरे पास आना चाहते थे तो उन आदमी को साथ लेकर क्यों आए थे और फिर तुमने उन्हें कत्ल क्यों कर दिया? शारिक बोला। उनके सामने मेरे मुंह से गलती से निकल गया था कि मैंने शारिक के ठिकाने का पता चला लिया है। उन्होंने मुझे कहा था कि अगर हाजी को बताया गया तो वो हमें कुछ भी नहीं देगा। उन्होंने कहा था कि हम शारिक और समीना को पकड़कर पुलिस के हवाले कर देंगे, हमें तो इनाम मिलेगा, तारा ने जवाब दिया। और इनाम के लालच में तुम लोग मुझे पकड़ने आए थे, शारिक ने उसे घूरा।
फिर जब जफरी ने सोने में से हिस्से की पेशकश की तो तुमने अपने ही साथियों को मौत के घाट उतार दिया ताकि वो तुमसे हिस्सा ना मांग सके। नहीं शारक बाबू, ये बात नहीं। तारा गिड़गिड़ाया। मैंने किसी लालच में उन्हें नहीं मारा। वो दोनों तुम्हें पुलिस के हवाले करना चाहते थे। उन्हें रोकने के लिए इससे बेहतर और कोई तरीका नहीं था कि उन्हें खत्म कर दिया जाए। तुम्हारे ख्याल में शारिक इतना ही कमजोर है कि उसे आसानी से पकड़ लिया जाए? शारिक ने उसे घूरा। पहले माजे गुजर की पार्टी, फिर हाजी का गिरोह और पूरे जिले की पुलिस तो शारिक का कुछ बिगाड़ नहीं सकी और तुम 2 आदमियों को लेकर मुझे पकड़ने आए थे। कमरे में सिर्फ मोमबत्ती जल रही थी। उसकी रोशनी में तारे का चेहरा कुछ ज्यादा ही पीला नजर आ रहा था। समीना और शाहपरी बड़ी इत्मीनान से एक तरफ बैठी हुई थी। कमरे में कुछ घुटन भी हो रही थी। कुछ ही देर बाद शाहपरी उठकर बरामदे में चली गई, लेकिन 2 ही मिनट बाद वो वापस आ गई। उसके चेहरे के तासरात बदले हुए थे। पुलिस की गाड़ियां इन गलियों में घूम रही हैं। उन्हें हमारे ठिकाने का पता तो नहीं चल गया? वो शारिक की तरफ देखते हुए बोली। पुलिस सायरन की आवाज शारिक ने भी सुन ली थी। पुलिस को हमारे ठिकाने का पता नहीं चल सकता, शारिक ने कहा। उन्हें यकीनन उस रिक्शे की तलाश होगी जिसे एएसआई और उसके साथियों ने रोका था। डरने की कोई बात नहीं, पुलिस यहाँ नहीं पहुंच सकती। उसने जुमला मुकम्मल किया ही था कि उन सब की आंखें चकाचौंध हो गई। बत्ती आ गई थी। तेज रोशनी में उनकी आंखें खैरा हो गई थी। बाहर वाला दरवाजा लॉक कर दो समीना, और बरामदे की बत्ती भी बुझा दो, शारिक ने कहा। तारा को जरा अंडरग्राउंड ले चलें, इसे वो सोना दिखाएं जो हमने हाजी के दामाद से छीना था। समीना ने बाहर जाकर बरामदे की बत्ती बुझा दी और दरवाजा बंद करके लॉक कर दिया। वो लोग तारा को लेकर तय खाने में आ गए। शारिक ने तय खाने में रखी हुई लकड़ी की पेटियां उलट दी। सोने के बिस्किट फर्श पर गिर गए। तारा की आंखें चमक उठी। ये है वो दौलत जिसके लिए हाजी तुम जैसे लोगों को मरवा रहा है, शारिक ने तारा की तरफ देखते हुए कहा। और तुमने भी इसी के लालच में आकर अपने 2 आदमियों को मौत के घाट उतारा है। इससे पहले न जाने कितने आदमियों को मार चुके हो। ये 3 करोड़ का सोना तुम्हारे सामने है। अब तुम भी सोने के साथ इस तय खाने में बंद रहोगे। भूख लगे तो पेट भरने के लिए इसे खा लेना। मुझे माफ कर दो शारिक बाबू। तारा उसके पैरों में गिर गया। तुम जो कहोगे मैं करने को तैयार हूँ, बस मेरी जिंदगी बख्श दो। मैं अगर तुम्हें छोड़ भी दूं तो हाजी तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा, शारिक ने कहा। उसे तुम्हारे 2 साथियों और कदीर के अड्डे से अपने दूसरे आदमियों की लाशें तो मिल ही जाएंगी, लेकिन तुम्हारी लाश ना पाकर वो समझ जाएगा कि तुमने गद्दारी की है। वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। मैं तुम्हारा हर हुक्म मानूंगा शारिक बाबू, तारा रो दिया। तुम्हें एक शर्त पर कुछ दिनों के लिए जिंदा रखा जा सकता है, शारिक ने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा। मैं तुम्हारी हर शर्त मानने को तैयार हूँ, तारे ने कहा। मुझे हाजी के तमाम ठिकानों का पता चाहिए और उन जगहों का पता भी जहां वो अपना माल रखता है। बता दूंगा शारिक बाबू, मैं सब कुछ बता दूंगा, तारा बोला। लेकिन तुम्हें वादा करना होगा कि मुझे जिंदा छोड़ दोगे। मैं यहाँ से चला जाऊंगा, लाहौर छोड़कर किसी ऐसी जगह चला जाऊंगा जहां उसके आदमी मुझे तलाश ही ना कर सके। मैं ये वादा नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हें वो तमाम पते बताने होंगे जो मैं पूछ रहा हूँ, शारिक ने कहा। बता दूंगा, मैं हाजी के सारे ठिकाने बता दूंगा, तारा ने रोते हुए कहा। तो बस शुरू हो जाओ, शारिक ने कहा। सबसे पहले ये बताओ कि हाजी अपना स्मगल शुदा माल कहाँ रखता है? माल रखने के लिए 3 ठिकाने हैं, तारा ने जवाब दिया। एक मिस्री शाह में, दूसरा बागबानपुरे में और तीसरा मुल्तान रोड पर है। बल्ला स्टॉप के करीब एक गली में। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर उसने ठिकानों की लोकेशन भी बता दी। ठीक है, शारिक बोला। तुम 1-2 दिन इसी तय खाने में रहोगे, उसके बाद तुम्हारे बारे में कोई फैसला किया जाएगा। शारिक ने समीना और शाहपरी को इशारा किया। वो तीनों तय खाने से बाहर आ गए। शारिक ने तय खाने का दरवाजा बंद करके ताला डाल दिया। मेरा ख्याल है चाय तो नहीं मिलेगी, शारिक ने लाउंज में सोफे पर बैठते हुए पूछा। बगैर दूध के चाय मिल सकती है, समीना ने मुस्कुराते हुए कहा। और तुमने दूध के जो डिब्बे लाकर रखे थे वो कहाँ गए? शारिक बोला। ओह, वो तो मैं भूल ही गई थी, समीना ने जवाब दिया। अभी चाय बनाकर लाती हूँ। वो उठकर किचन में चली गई। शाहपरी मौका पाकर शारिक के साथ बैठ गई। तुम्हारी माँ और बहन बहुत अच्छी हैं, वो उसकी तरफ देखते हुए बोली। उन्हें हर वक्त तुम्हारी परेशानी रहती है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि उनकी खातिर तुम ये सारे धंधे छोड़ दो? ये धंधे छोड़कर कहाँ जाएंगे? शारिक बोला। किसी दूसरे मुल्क, शाहपरी बोली। हमारे खानदान के कुछ लोग दुबई में हैं। जर्मनी और यूरोप के दूसरे मुल्कों में भी हमारे बहुत से लोग आबाद हैं। जर्मनी और यूरोप के दूसरे मुल्कों में हमारे बहुत से लोग आबाद हैं। दरअसल जब सरदार दाऊद ने ताहिर शाह को माजूल करके अफगानिस्तान की हुकूमत पर कब्जा किया था तो बहुत से लोगों ने मुल्क छोड़ना शुरू कर दिया था। वो लोग अक्लमंद थे, उन्होंने मुस्तकबिल का अंदाजा लगा लिया था। हमारे खानदान और कबीले के बहुत से लोग भी अपने मुल्क से चले गए थे। हमारे हालात अच्छे नहीं थे, हम लोग नहीं जा सके। वो चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर बात जारी रखते हुए बोली। अगर हम लोग यहाँ से दुबई चले जाएं तो वहाँ पर मौजूद हमारे आदमी हमें पासपोर्ट बनवा कर दे सकते हैं। उसके बाद हम यूरोप के किसी भी मुल्क चले जाएंगे। जिंदगी सुकून से तो गुजरेगी। शायद तुम डर गई हो यहाँ के हालात से, शारिक मुस्कुराया। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए मुल्क से बाहर जाने का बंदोबस्त कर सकता हूँ। ये बात नहीं है, शाहपरी ने जवाब दिया। ये तो 2 गिरोहों की इनफरादी लड़ाई है। तुम उन हालात का अंदाजा नहीं लगा सकते जब हमारे मुल्क पर रूसी फौजों का कब्जा था।
गली गली में लड़ाई हो रही थी, कोई शहर कोई गांव या बस्ती महफूज नहीं थी, कदम कदम पर बम फट रहे थे। मैं तो उन हालात में भी नहीं घबराई थी। रूसियों के जाने के बाद हमारा मुल्क अब तक उपद्रवी का शिकार है, उसका अंदाजा तुम भी लगा चुके हो। मैं उस किस्म के हालात से डरने वाली नहीं, और फिर अब तुम्हें छोड़कर तो मैं कहीं और जाने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। मैं तो माँ जी और रजिया की वजह से कह रही थी, वो बेचारी हर वक्त परेशान रहती है। बस चंद रोज की बात है, शारिक बोला। हाजी से निमट लें तो इस शहर में भी सुकून हो जाएगा। वैसे मैं वादा करता हूँ कि हाजी के गिरोह के खात्मे के बाद हम यहाँ से चले जाएंगे। कहाँ जाने की बात हो रही है? समीना ने किचन से निकलते हुए कहा। उसने शारिक का सिर्फ आखिरी जुमला सुना था। मुल्क से बाहर तफरीह का प्रोग्राम बन रहा है, शारिक ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। शाहपरी ने मुझसे बात की थी, समीना ने चाय के कप उनके सामने रखते हुए कहा। वैसे मेरा ख्याल है ये ठीक ही कहती है। आखिर हम कब तक इस तरह के खौफ के साए में जिंदगी गुजारते रहेंगे? हम आज़ादी से कहीं आ जा नहीं सकते, आना जाना तो क्या घर से बाहर कदम नहीं रख सकते। हमारी जिंदगी का हर लम्हा खौफ में बीत रहा है। हर वक्त यही धड़का लगा रहता है कि हाजी के किसी आदमी की गोली का निशाना बन जाएंगे या पुलिस हमें गोलियों से छिलनी कर देगी। ये जरूरी नहीं कि हम हर मर्तबा धोखा देकर बचते रहें, हम तो खैर भुगत ही रहे हैं। माँ जी और रजिया का क्या कसूर है? उनकी आज़ादी भी खत्म होकर रह गई है, और इसने किसी का क्या बिगाड़ा है? उसने शाहपरी की तरफ इशारा किया। ये अपने मुल्क में आज़ाद थी, वहाँ के हालात चाहे कैसे भी रहे हों, लेकिन इसे कोई खौफ तो नहीं था। आज़ादी से घूमती फिरती तो थी, लेकिन हमारा साथ देकर ना ये सिर्फ अपने मुल्क से जलावतन हो गई, बल्कि यहाँ आकर ये भी मातूब बन गई है। ये भी यहाँ आज़ादी से घूम नहीं सकती। शाहपरी ने तुमसे जो कुछ भी कहा है मैं उसकी तायद करती हूँ। हमें अब ये सब कुछ खत्म कर देना चाहिए। हम फर्दी नामों से किसी भी मुल्क में जा सकते हैं, वहाँ आज़ादी तो होगी, पकड़े जाने या मारे जाने का खौफ तो नहीं होगा। तो गोया ये प्रोग्राम तुम दोनों का है, शारिक ने उसके खामोश होने पर कहा और चाय का कप उठाकर चुस्सियां लेने लगा। हाँ, समीना ने कहा। मुझसे माँ जी और रजिया की उदासी परेशानी नहीं देखी जाती। जब से सोहेल मारा गया है, माँ जी कुछ ज्यादा ही परेशान रहने लगी है। मैं समझता हूँ, शारिक ने कहा। मैंने शाहपरी से भी कहा था कि हाजी के मामले से निमट लें तो यहाँ से चले जाएंगे। हाजी का हिसाब किए बगैर मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। मैं बुज़दिल नहीं कहलाना चाहता। हाँ, हाजी को मारकर तुम्हें बहादुरी का तमगा जो मिल जाएगा। समीना ने उसे घूरा। यही समझ लो, शारिक बोला। मैंने उसे अपनी अना का मसला बना लिया है। तो ठीक है, अब सबसे पहले हाजी का ही खात्मा होना चाहिए। इसके अलावा एक और बात भी है। समीना ने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा। 9 लाख को यहाँ ले आएंगे और तुम माँ जी वाली कोठी कम से कम जाओगे। हम तो बुर्का पहनकर निकलती हैं, लेकिन अगर तुम किसी की नजरों में आ गए तो उन पर एक नई मुसीबत टूट पड़ेगी। ठीक है, शारिक मुस्कुराया। मुझे तुम्हारी ये शर्त मंजूर है। समीना कुछ कह नहीं चाहती थी कि फायरिंग की आवाज सुनकर खामोश हो गई। वो लोग कमरे से निकलकर बरामदे में आ गए।